हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। तो गाइस, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, घटना चक्र 21 की सीरीज चल रही है, जिसमें हम कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का जो चैप्टर नंबर 13 है, यानी कि मूल अधिकार जो हमारा चल रहा है। आज इसका लास्ट पार्ट, यानी यहाँ पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे खत्म। आज हम करेंगे पार्ट 4 की बात। चलिए गाइस, एक बार सिलेबस देख लेते हैं, देन क्वेश्चन आंसर करते हैं। जो बचे हुए 50 के आसपास क्वेश्चन है वो हो जाएंगे आज कंप्लीट, और ये हो जाएगा मूल अधिकार कंप्लीट गाइस। तो देखिए, ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है गाइस, दोनों साइड आप देखिएगा। हम ये कर रहे हैं मूल अधिकार। देखिए, अच्छा खासा ये 22-25 पन्नों का जो है आपका पूरा का पूरा चैप्टर था। ठीक है, हालांकि आगे के चैप्टर्स इतने बड़े नहीं होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए गाइस, फिर क्या करते हैं ना, एक बात कहनी थी आपसे, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस कर लीजिएगा। चलिए, फिर अब हम क्या करते हैं, जहाँ से छोड़ रखा है वहाँ से स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो गाइज, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 90। क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस एक, क्या लिखा है, प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की महानतम रक्षक माना जाता है। तो गाइज, किसे माना जाता है, तो इसमें लिखा है परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो किसके लिए बोला गया है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। तो गाइज, इसका आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण का। चलिए गाइज, एक बार हम इसकी जो है व्याख्या है वो देख लेते हैं। इसमें लिखा है भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 32 है ना, उसमें क्या है कि अगर आपके मौलिक कर्तव्यों मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। यहाँ जो उच्चतम न्यायालय है 5 प्रकार की जो है रिट जारी करता है। तो वो 5 प्रकार की रिट, 5 जो रिट हैं वो कौन कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एंड क्या है, अधिकार प्रश्न। तो इसने लिखा है कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, तो इसमें लिखा है प्रलेख या रिट। प्रलेख या रिट एक ही बात है, को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। ये उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है, मतलब न्यायालय एक आदेश जारी करता है जिसे दूसरे के द्वारा हिरासत में रखा गया है। ठीक है, तो इसमें लिखा है व्यक्ति के संबंध में एक आदेश जारी होता है जिसे दूसरे के द्वारा क्या है, हिरासत में रखा जाता है। तो इसके द्वारा जो बंदीकरण अपराधी को आदेश दिया जाता है कि जो बंदी व्यक्ति है उसको निश्चित समय के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तो गाइस, आई थिंक इसका जो टाइम पीरियड है वो है 24 घंटे। ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर जो है अगर आपने किसी को बंदी बनाया है तो उसको न्यायालय के सम्मुख जो है प्रस्तुत करें। फिर लिखा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जो है जारी कर सकता है। तो कौन सी बात कर रहे हैं हम, उच्च न्यायालय, ना कि सुप्रीम कोर्ट की, यहाँ बात हो रही है हाई कोर्ट की। तो किसको कर सकता है गाइस, ये कर सकता है आपका व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है संविधान का, देखिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है वो किस आर्टिकल के तहत करता है, 32 के तहत। लेकिन अगर हम बात करते हैं हाई कोर्ट की, तो कौन सा आर्टिकल के तहत करता है, 226। ठीक है, तो गाइस, ये भी वही 5 जो है रिट जारी करता है। उसमें जो इसने लिखा है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी करता है व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, अब लिखा बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या है, तो इसमें लिखा है कि व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने की मांग, मतलब न्यायालय कहता है कि भैया अगर आपने किसी को बंदी बनाया है तो प्लीज़ उसको क्या करो, एक निश्चित समय में न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करो, यानी कि अपने पास रख रखो। जहाँ लिखा है ये उस मामले में लागू होता है जहाँ किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसे अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है। यदि इसमें लगा यदि निरोध को अवैध पाया जाता है तो निरस्त व्यक्ति को जो है आज़ाद कर दिया जाएगा। अब लिखा है 44वां संविधान संशोधन के बाद क्या होता है कि जो आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 21 आपात की घोषणा के काल में भी निलंबित नहीं होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था आर्टिकल 359 में। इसने कहा था कि भैया आपातकाल लग जाता है, 352 के तहत लग जाता है। लेकिन जब आपका ये आर्टिकल जाता है तो गाइस उसमें कहते हैं कि आपके सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो सकते हैं, लेकिन 20 एंड 21 का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अतः व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए एक क्या है, अति महत्वपूर्ण रिट हो गई है बंदी प्रत्यक्षीकरण। उल्लेखनीय है कि जहां उच्चतम न्यायालय जो है आर्टिकल 32 के तहत जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में राज्य के विरुद्ध जारी करता है, वहीं उच्च न्यायालय, इसने कहा, देखिए इसने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को उच्चतम न्यायालय भी करता है, उच्च न्यायालय भी करता है। तो उच्चतम न्यायालय क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन के तहत मतलब उल्लंघन की दशा में करता है सिर्फ। लेकिन अगर हम उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो गैस वो क्या करता है, तो उसे उन व्यक्तियों के खिलाफ जारी कर सकता है जो अवैध और मनमाने ढंग से किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध करते हैं। ठीक है, मतलब मूल अधिकारों के लिए भी कर सकता है और बाकी के लिए भी कर सकता है। ठीक है, ये रिट मतलब उच्च न्यायालय की जो शक्ति होती है रिट जारी करने की, वो गाइस उच्चतम न्यायालय से अधिक होती है, बिकॉज उच्चतम न्यायालय सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों को ले ही कर सकता है, और उच्च न्यायालय जो है आपका मूल अधिकारों के अलावा भी बहुत सारे केसेस के लिए कर सकता है रिट जारी। फिर लिखा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसमें लिखा है व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिट
इसमें लिखा है हैबियस कॉर्पस, गाइस इसको हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। वही सेम क्वेश्चन है, लिखा है सम्मिलित कीजिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये लिखा है, देखिएगा। अब इसका जो इसका अर्थ क्या होता है ना, पूर्णतः सूचित, देखिए इसमें लिखा है बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर परमादेश। चलिए इसको हम डायरेक्ट वहीं देखेंगे। फिर प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रश्य। तो लाइक इसके मतलब क्या होते हैं, इसके हम आदेश देते हैं, मतलब हमें शरीर चाहिए। अब देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण में तो हम ये कहते हैं सा शरीर प्रस्तुत करो, तो हमें शरीर चाहिए, ठीक है। तो गाइस इस तरह से चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है, अगर आपको पूछा जाए, ठीक है, क्वेश्चन में, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसने कहा बंदी प्रत्यक्षीकरण में हमें शरीर चाहिए, परमादेश में हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध में है अधीनस्थ न्यायालय का लेख, फिर उत्प्रेषण में पूर्णतः सूचित कीजिए, एंड फिर अधिकार प्रश्न में कहा है किस अधिकार से, ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए फिर वही चीजें आ गई। चलिए इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ऊपर भी पढ़ेंगे, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है नीचे, ठीक है। लिखा है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें सबसे पहले देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। तो गाइस ये वाला गलत है, बस इस पर एक बार टिक मार देते हैं और बाकी पढ़ते हैं। लिखा है बंदी प्रत्यक्षीकरण में लिखा है टू हैव टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब इसको हिंदी में टू हैव द बॉडी ऑफ मतलब हमें क्या चाहिए, शरीर, बॉडी, बॉडी मतलब शरीर, ठीक है, हमें शरीर चाहिए। फिर लिखा है परमादेश, परमादेश में इसने लिखा है हम आदेश देते हैं, ठीक है, वी कमांड, कमांड करना या आदेश देना एक ही बात है। फिर लिखा है अधिकार प्रश्य, तो गैस यहाँ अधिकार प्रश्य में लिखा है किस अधिकार से, मतलब इसने कहा किस अधिकार से, तो ये लिखा है बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी मतलब हो गया अधिकार, बाय व्हाट किस अधिकार से, या बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। प्रतिषेध, प्रतिषेध में गाइस क्या लिखा है यहाँ पे, अधीनस्थ न्यायालय का लेख, और यहाँ लिखा है टू बी सर्टिफाइड, तो टू बी सर्टिफाइड का मतलब हो गया पूर्णता सूचित कीजिए, टू बी सर्टिफाइड पूर्णता सूचित कीजिए। तो ये यहाँ लिखा है, तो गाइस ये वाला हो गया गलत, ये वाला गलत है हमारा, बाकी सब सही है। तो इसमें जो प्रतिषेध, तो गाइस एक चीज़ बिल्कुल मेरी एक बात प्लीज़ याद रखिएगा कि आप हिंदी में भी देखिएगा, आप इंग्लिश में भी देखिएगा। देखिए क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में आ गया है, ठीक है। हम सोचे हिंदी हिंदी ही पढ़ते जाते हैं, इंग्लिश में आ जाएगा तो फिर क्या होगा, कहीं एक नंबर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है टू बी सर्टिफाइड जो है उत्प्रेषित रेट के लिए प्रयोग, मतलब शब्दार्थ है। तो ये इसके टू बी सर्टिफाइड किसके लिए है गाइस, टू बी सर्टिफाइड यानी कि पूर्णता सूचित कीजिए, तो ये उत्प्रेषण के लिए है, ना कि क्या है प्रतिषेध के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे क्या पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, तो गाइस ये भी याद रखिएगा, सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब लिखा है उत्प्रेषण वृत्त में जो है उच्च और उच्चतम न्यायालय जो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा किए गए किसी निर्णय की पुनः परीक्षा करते हैं, ठीक है। मतलब उत्प्रेषण में जो है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, क्या है जो इसके नीचे सुप्रीम कोर्ट है तो उसके नीचे तो हाई कोर्ट भी आता है, हाई कोर्ट है तो उसके नीचे वाले न्यायालय, ठीक है। तो अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं उनके द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है तो उसका री एग्जामिनेशन कर सकते हैं, यानी कि पुनः परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। तो पुनः परीक्षण करना, तो इसको हम बोल देंगे गाइस पोस्टमार्टम में क्या होता है, यही तो होता है, चीड़ फाड़ करते हैं और पता लगाते हैं अंदर क्या क्या गड़बड़ी है, क्या सही है। लिखा है ये कार्य एक तरह का क्या है, पोस्टमार्टम ही है। तो इसके अतिरिक्त जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार प्रश्य आदेश के जो है अधिकार प्रश्य आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। तो इस रिट में भी पोस्टमार्टम का भाव निहित है। यानी कि गाइस अगर बात करा जाए कि पोस्टमार्टम, तो आप दो याद रखिएगा, एक तो आप याद रखिएगा उत्प्रेषण और एक याद रखिएगा अधिकार प्रश्य। तो दोनों में क्या होता है गाइस, दोनों में ही हम किसका यूज करते हैं, किस वर्ड का, हम पोस्टमार्टम का यूज करते हैं, अधिकार प्रश्य एंड उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में जो आपका न्यायालय है वो अपने अधीनस्थ न्यायालय के जो निर्णय है उसका पुनः परीक्षण कर सकता है। और जो अधिकार प्रश्य है तो गाइस इसमें होता है कि कोई ऐसा पद जिस पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है लेकिन क्या है वो क्या है उस पद पर कार्य करने से रोक दिया जाता है, अगर उन्हें लगता है कि ये उसके कानूनी हक, मतलब कोई उसका उस पद पर कोई कानूनी हक नहीं है, तो क्या है उसको उस पर काम करने या कार्य करने से रोक दिया जाता है। तो दोनों के लिए हम पोस्टमार्टम का यूज करते हैं, उत्प्रेषण के लिए भी हम करते हैं, अधिकार प्रश्य के लिए भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है और जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि
वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को कहा जाता है। तो गाइस ये कहा गया कि न्यायपालिका जो है कार्यपालिका से कहते हैं भैया तुम अपने क्षेत्राधिकार में रह कर ही काम करो, उससे बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो उसके लिए कौन सी, अगर कोई ऐसा काम करता है कार्यपालिका कि अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके निर्णय लेता है या कोई काम करता है, तो हम एक रिट, मतलब जो आपका न्यायपालिका है वो एक रिट जारी करती है। वो कौन सी? मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है परमादेश। ठीक है, तो गाइस हिंदी और इंग्लिश दोनों बिल्कुल रटिएगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है परमादेश का मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं। ठीक है, एक तो अभी हमने पीछे ही देखा परमादेश, आदेश, देखिए इसी में नाम लिखा हुआ है, आदेश, परमादेश, आदेश। ठीक है, हम आदेश देते। इस प्रकार की रिट द्वारा कार्यपालिका से उस कार्य को रोकने के लिए कहा जाता है जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत यानी अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु करना चाहिए। ठीक है, लिखा है जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व से निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं। तो गाइस क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा परमादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 16(2), 29(2). आर्टिकल कहाँ से आएगा इस क्वेश्चन? सबसे पहले तो देखो ये कहाँ का क्वेश्चन, इतना खतरनाक। IAS 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 16(2), 29(2), 38(1), 31(1). देखिए एक्चुअल में क्या है, ये आर्टिकल स्टफ नहीं है। ठीक है, आर्टिकल्स आसान है, लेकिन इसके जो उपखंड है ना गाइस वो हम नहीं पढ़ते हैं, अधिकतर देखते हैं। हम क्या पढ़ लेते हैं? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये पढ़ लेते हैं। लेकिन अब कहो 16(2), 16(3), 16(4) ये सब भी पढ़ ले तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए आइए देखिए, यहीं पे पहुंच जाते हैं, डायरेक्ट देख लेते हैं कि क्या मतलब है किसका। तो 16(2) देखिए, सबसे पहले बात तो 16 किस लिए है गाइस? देखिए हमने पढ़ा था 14, 15, 16, 17, 18, ये समता का अधिकार था सारा। ठीक है, तो गाइस इसमें था आपका विधि के समक्ष समता। यहाँ पे हमने बात करी थी कि विभेद नहीं होना चाहिए 5 चीज़ों के आधार पर। और यहाँ पे हमने बात करी थी कि जो है आपका जो है लाइक सार्वजनिक जो उपक्रम होते हैं यानी अवसर की समानता। ठीक है, और फिर यहाँ हमने अस्पृश्यता की बात करी थी, और यहाँ पे हमने बात करी थी गाइस उपाधियों का अंत करने के लिए। यहाँ अवसर के लिए तो किसी भी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास, इसमें से किसी भी आधार पर सार्वजनिक जो नियुक्ति होती है यानी कि जो भी सरकारी नौकरियां या कोई ऐसी नियुक्तियां होती है तो उसमें क्या है, भेदभाव नहीं किया जा सकता, मतलब समानता रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो मैच कर रहा है उसी से। अब 29 में हमने क्या पढ़ा था गाइस? हमने पढ़ा था 29 और 30 एक साइड पर एक साथ पढ़ा था। ठीक है, ये किसके लिए था? ये हमारा गाइस किसके लिए था? अल्पसंख्यक वर्ग के लिए था। ठीक है, नहीं तो रुकिए गाइस, तो हाँ, तो ये आपका था क्या है, संस्कृति एंड शिक्षा के लिए था। किसके? अल्पसंख्यक वर्गों के लिए था। चलिए आइए देखें इसके अंदर क्या लिखा है। किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा इसमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित तथा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो गाइस इसमें देखिए 29 तो सिंपल था, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उनकी संस्कृति शिक्षा की बात करी गई थी। लेकिन अब यहाँ हम बात करेंगे किस चीज़ की? तो गाइस यहाँ पे मतलब 29 एंड 13 में ये कहा था कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा किसी भी आधार पर। ठीक है, तो इसे लिखा है 30 में क्या था कि सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वो धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो, तो अल्पसंख्यक दो आधार पर होते हैं। एक तो भाषा के आधार पर हम अल्पसंख्यक देखते हैं और एक धर्म के आधार पर हम अल्पसंख्यक की इस धर्म में क्या है, इतने ही लोग हैं, इस भाषा के इतने ही लोग हैं, तो हम क्या कर देंगे, उनको अल्पसंख्यक मान लेते हैं। अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उसे संचालित करने का फंडामेंटल राइट है। मतलब अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, उससे संचालित कर सकते हैं। तो ये भी वैसे ही। अब 31 में गाइस क्या था आपका, ये संपत्ति से रिलेटेड था, जिसको हमने क्या करा था, मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया था। तो इसमें किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। तो गाइस ये सारे जो है वैसे ही मैच कर रहे हैं, भले इसमें उपखंड लिखे हों तो भी। चलिए अगर आपको पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस ये आपका बिल्कुल सही है। यहाँ गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध जो आपका संरक्षण की बात कही गई है ये आपका गलत है। धर्म की स्वतंत्रता आपका बिल्कुल सही है और अल्पसंख्यकों के हितों की बात करी ये थे। तो गाइस गलत कौन सा है, 23वां गलत है, बिकॉज 23 और 24 हमारा क्या है, शोषण के विरुद्ध संरक्षण की बात करता है, ना कि इसकी बात करता है। ठीक है, देखिए तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आपका है आर्टिकल 22। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है उपाधियों का निषेध, हमने कहा था आर्टिकल 18 था। ठीक है,
चलिए, तो लिखा है धार्मिक मामलों के प्रबंध की। तो धार्मिक मामले आपके कहाँ से आते हैं गाइस? 25, 26, 27 और 28 के अंदर धर्म से रिलेटेड सब कुछ है। तो यहाँ पे इसमें से कौन सा है? सिर्फ 26 आ रहा है। ठीक है, तो 26 ही होगा। अल्पसंख्यकों के लिए हमने 2 देखे थे, एक था 29 और 30। तो गाइस इसमें 29, 30 में से कौन सा है? हमारे पास 29 है, तो 29 हो गया इसका आंसर। और शिक्षा का अधिकार की बात करें तो गाइस शिक्षा का अधिकार हमने देखा था कि 21 का जो है आपका ऐड किया जाता है, तो ये रहा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ लिखा है व्हाट, मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं। तो गाइस ये ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमें जो पता है हम उसको देख लेते हैं। 29 हमें 23 हमें पता है। 23, 24 शोषण के विरुद्ध संरक्षण की बात कर रहा है। तो इसमें लिखा है संसद मौलिक अधिकार तो इसमें है गाइस, तो ये रहा इसका आंसर है इंसान के अनैतिक व्यापार का जो है निषेध करना, यानी कि दुर्व्यापार और जो आपका क्या करा जाता था महिला या बाल बच्चों के दुर्व्यापार को रोकना। तो यही लिखा है अनैतिक व्यापार। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड वाला। ठीक है, उसके बाद देखिएगा उसमें लिखा है जब आपके मौलिक कर्तव्य, जब संविधान बनता है ना, तो गैस मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में नहीं होते हैं। ठीक है, इसको ऐड किया गया है बाद में, कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया। मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया। आई थिंक यही अंतर होगा। ठीक है, अब गैस जब एक केस आया था केशवानंद भारती केस 1973 में आया था, तो उस वक्त क्या हुआ था, जो संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत आया था, यानी इसमें कहा गया था कि जो संविधान का मूल ढांचा, आप कानून बनाइए संसद से और राज्य जो विधानमंडल है उनसे कहा आप कानून बनाइए, लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये कौन से केस के बाद और स्ट्रांग हो गया था? केशवानंद भारती केस। तो यही मुझे याद है गाइस। और उसके बाद संसद मौलिक अधिकारों से संशोधन कर सकती है। ओके, यहाँ पे तो 2 चीजें हो गई। तो गाइस चलिए, क्योंकि मिनर्वा मिल केस और जो है केशवानंद भारती कहीं आसपास क्या है, थोड़ा एक जैसे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मौलिक कर्तव्य आपका 42वें संविधान संशोधन से आया अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, यहाँ पे इसको देख लेते हैं एक बार। इंसान के अनैतिक व्यापार की बात हमने कर ली थी, मौलिक कर्तव्यों की बात करी थी, तो ये दोनों हो गए थे सही। अब कंफ्यूज होने वाले यहाँ पे 3-4 केसेस थे गाइस। तो उसमें मिनर्वा मिल से था ये कि मूल ढांचे का सिद्धांत। ठीक है, और कहीं कहीं गाइस हम बात करेंगे ना मूल ढांचे की, यानी कि आधारभूत ढांचे की बात करेंगे, तो वहाँ पे केशवानंद भारती केस भी आ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि दोनों जो है ना एक जैसे ही कुछ ऑलमोस्ट। ठीक है, मूल ढांचे की। तो गाइस यहाँ पे लिखा है संसद जो है मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन कर सकती है। ये आया है आपका केशवानंद भारती केस से, और मूल ढांचे के सिद्धांत आया है मिनर्वा मिल केस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है किस बात से ने जो है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का जो है अधिकार दिया। तो अभी हमने पढ़ा किस, अब देखिएगा इस यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? संशोधन, मौलिक अधिकारों का यानी फंडामेंटल राइट्स में संशोधन हो सकता है। केशवानंद भारती केस के बाद से ऐसा हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें कहानी क्या लिखी है। उच्चतम न्यायालय में सर्वप्रथम 1951 में क्या है? संघवी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद, तत्पश्चात क्या है 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद में क्या है? अभी निर्धारित किया कि संसद जो है संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, मतलब 51 वाला जो केस था, और मतलब संघवी प्रसाद बनाम भारत संघ, ठीक है, ये वाला एक केस था, और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, तो इनने कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। अब क्या होता है 69 में क्या होता है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। उच्चतम न्यायालय ने संघवी प्रसाद और जो सज्जन कुमार वाद है, तो इसमें कहा था कि जो मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन हो सकता है। अब यहाँ का मौलिक अधिकारों में संशोधन पर रोक कराने का निर्णय, मतलब अब इन्हें बोला यहाँ पे इनके इस जो गोलकनाथ केस हुआ ना, तो इसने कहा जो हमने पहले कहा था संघवी प्रसाद वाले में और सज्जन कुमार वाद में हमने कहा था कि मौलिक अधिकार में तो संशोधन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसने कहा नहीं हो सकता, क्योंकि वर्तमान में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय के आधार पर संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति। फिर आपका आता है केशवानंद भारती केस, यानी ये चौथा केस दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें कहा संसद ने न्यायपालिका ने कहा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया संशोधन की शक्ति है संसद को, यानी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, अब लिखा है केशवानंद भारती बनाम केरल कब होता है? 1973 में होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति क्या है? विस्तृत है, मतलब संविधान संशोधन हो सकता है, असीमित नहीं है, मतलब कर तो सकते हैं लेकिन असीमित नहीं है। और ये जो है मूल अधिकारों का संशोधन तो कर सकते हैं, किंतु वे संविधान के जो आधारभूत ढांचा यानी कि जो आधारभूत तत्व है ना उसको परिवर्तित नहीं कर सकती, जो ये वाला है मूल ढांचे का सिद्धांत। तो गाइस इसमें कहा केशवानंद भारती केस जब आता है ना, कहते हैं भैया अब मौलिक अधिकारों का हनन में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा है ना गाइस उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप।
लेकिन उससे अलग जाके नहीं कर सकते। तो इसमें लिखा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस केस में किया। तो गाइस अभी देखिए, अब यहाँ पे आ गए ना, तो अभी हमने बुनियादी ढांचा सिद्धांत की बात करी, कंफ्यूजन यहीं पे है, ठीक है। तो इसमें लिखा है गोलकनाथ, सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद, तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, यहाँ है केशवानंद भारती बनाम केरल राज। और गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वही चीज़ है, मूल ढांचे का सिद्धांत, और यहाँ लिखा है मिनर्वा मिल केस, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि हमने कहा ना ये दोनों, ये सारे ना एक साथ मिलके चल रहे हैं। तो गाइस अगर मिनर्वा मिल नहीं है और तो आप इसको क्या करेंगे, केशवानंद भारती में ऐड मतलब मैच कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल यहाँ लिखा नहीं है इसलिए केशवानंद भारती ही इसका आंसर होगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी दोनों नाम लिखे हैं, ये भी लिखा है आपका, ये भी लिखा है, मतलब केशवानंद भारती भी लिखा है, मिनर्वा मिल भी लिखा है, ठीक है। और अगर इन दोनों, ये दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आप इसे टिक करिएगा, और अगर ये ऑप्शन में नहीं आता तो इसको टिक करिएगा, ठीक है। अब लिखा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज कब होता है, 1973 में होता है, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना यानी कि बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसका अनुमोदन क्या होता है, मिनर्वा मिल्स 1980 के बाद में भी किया गया है, ठीक है। अगर आपके पास ये भी है, अगर आपके पास ये भी है तो आप टिक मार दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सपोज ये नहीं है और यही है आपके पास, तो इसको टिक मार दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का रूपरेखा प्रतिपादित की गई है। तो गाइस देखिए यहाँ पे मिनर्वा मिल तो है नहीं, एमएम तो है ही नहीं, तो हम केशवानंद भारती मार देते हैं टिक, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम बताइए। मूल अधिकार, तो गाइस अभी हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा, गोलकनाथ बनाम, देखिए यहाँ पे कौन कौन सा था, तो शंकरी प्रसाद एक आ गया, सज्जन सिंह हो गया, गोलकनाथ हो गया, फिर उसके बाद आया था केशवानंद भारती, ठीक है। तो शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ एंड केशवानंद भारती, एसएसजी के। तो आइए देखते हैं क्या है कहानी। तो गाइस यहाँ पे देखिए, तो अब इसमें एक नया केस है, यहाँ पे लिखा है ए.के. गोपालन, फिर है गोलकनाथ, फिर है केशवानंद मिनर्वा मिल्स, ठीक है। ये आप ऐसे थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम क्या कि इससे पहले ऑब्वियसली क्या होगा आपका, केशवानंद भारती होगा, राइट। तो क्योंकि वो है आपको ये याद रखना है, जैसे लाइक 1973 आपका केशवानंद भारती हो गया, ठीक है, केशवानंद भारती हो गया, और यहाँ पे लिखा है आपका मिनर्वा मिल, यानी कि आपका बी पहले होगा और सी बाद में होगा। तो गाइस देखिए बी और सी, बी पहले सी बाद में, ठीक है, ये हो गए, तो बी पहले सी बाद में, सारे ही हो गए बी पहले सी बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा ए.के. गोलकनाथ गोपालन, ए.के. गोपालन बनाम बंदरास। गाइस आप अब इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, तो हमें ये दोनों तो पता है, और उसके बाद आपका है गोपालन बनाम क्या है, ए.के. गोपालन बनाम मद्रास 1950 में हुआ था, और गोलकनाथ आपका कब हुआ था, 1967 में हुआ था, ठीक है। गोलकनाथ तो अभी हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, देखिए, तो 1967 गोलकनाथ। तो गाइस आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, ये 3 ही 4 केस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपको लगे अरे बाप रे क्या क्या है। तो 3 4 केसेस हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। संपत्ति का अधिकार क्या है, एक क्या है आपका, पहले तो मौलिक अधिकार था बट अब नहीं है, ये हो गया आपका वैधानिक अधिकार, ठीक है। और कानूनी अधिकार, गाइस ये दोनों ही देखिए, वैधानिक कानूनी एक ही बात हो गई, ठीक है। तो गाइस आपका आंसर तो ये दोनों हो गया। देखिए क्या होता है गाइस, पहले तो ये मौलिक अधिकार था, अब देखो 44th संविधान संशोधन होता है, कब होता है, 1973। गाइस 2 संविधान संशोधन आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक आपको 42nd याद रखना है, एक 44th रखना है। 42nd जो है आपका 1976 में हुआ है, और उसी के बाद 1978 में 44th हो गया, ठीक है, आसपास ही है, तो ये दोनों याद रखिएगा। तो 44th जो है 1978 में, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, और इसे भाग 12 के अध्याय 4 में आर्टिकल 300, तो हमें क्या याद रखना है, अब इसे मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, भाग 12 में आर्टिकल कौन सा, 300 का में स्थान दे दिया, ठीक है। तो ये अभी जितने पे रेड है ना उतना याद रखना है, और एक ये भी याद रखना है, ठीक है। अब जिसके प्रावधानित है कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि की प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, मतलब एक कानून के तहत ही वंचित किया जा सकता है, ये नहीं है सरकार आए कहे भैया ये तुम्हारी जो ज़मीन है वो मेरी हो गई, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ अगर कोई ऐसा कानून बना हुआ है तो बिल्कुल आपको करा जा सकता है। अब संपत्ति का अधिकार क्या है, एक वैधानिक या विधिक अधिकार है। उल्लेखनीय है कि नई एनसीईआरटी के अद्यतन संस्करण में संपत्ति का अधिकार क्या है, संवैधानिक अधिकार के रूप में उल्लेखित है। लोग गैस एक नई चीज आ गई, कानूनी, विधिक, संवैधानिक,
चलिए अब बाकी आपका मन है, आप क्या टिक लगाते हैं। लिखा है 44वां संविधान संशोधन, अभी हमने कहा तो दो याद रखना, 42 और 44, 1976 1978 द्वारा क्या इसने लिखा है। अब जो 44वां है वो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल सही है। और इसे भाग 12 के आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया, तो ये भी सही है। तो गाइस इसमें लिखा है दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। चलिए अब क्या लिखा है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है व्हाट। वैधानिक हमने पढ़ा, वो वैधानिक ही है गाइस, इसमें और मौलिक तो नहीं है, नैतिक भी नहीं है। लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो आर्टिकल 301 संपत्ति का अधिकार, हमने अभी क्या पढ़ा था, 300 का या ए। संपत्ति का एक अधिकार विधिक अधिकार है, किंतु ये मूल अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। भारत के संविधान के आर्टिकल 300 का को उस समय केंद्रीय जो है केंद्र में जो है आपकी क्या कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से जो है अंतः स्थापित किया गया था। तो गाइस देखिए हमारा ये भी सही है, ये भी सही है, 44वां संविधान संशोधन सही है और यहाँ पे लिखा है 300 का सही है। लेकिन गाइस केंद्र में आपकी केंद्र सरकार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, यहाँ जनता पार्टी की सरकार थी, तो ये हो गया आपका गलत। मेरे ख्याल से तो यही है। देखिएगा इसका आंसर है ओके, पहला भी गलत है गाइस, पहले में ऐसा, हाँ पहला भी गलत है गाइस, यहाँ पे क्या है 300 का है, ठीक है। चलिए तो मतलब सिर्फ सेकंड सही है। चलिए इसमें देखिए क्या लिखा था कि 44वें जब संविधान संशोधन था तो कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं थी गाइस, यहाँ थी जनता पार्टी की सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है संपत्ति के मूल अधिकार को लोप किया गया। तो गाइस संविधान संशोधन होता है कौन सा, 44वां, देखिए हिंदी में लिखा है क्या है 44वां, ठीक है। और ये कब होता है आपका 1978 में होता है। अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं। लिखा है संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया था, कौन सा था गाइस, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि गाइस फिर से वैसा ही कुछ है क्या, ये 1978 44वां संविधान संशोधन, यहाँ पे फिर वही बात करी गई है। चलिए इसके बाद फिर वही बात करी गई होगी गाइस, आंसर देखिए। फिर इसके बाद फिर वही बात करी गई होगी संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन। फिर इसके बाद गैस कुछ नया आया कि नहीं, तो यहाँ पे है संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन। तो गैस सब रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो गैस संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, वैधानिक है, कानूनी है, और कहीं एनसीईआरटी में लिखा है संवैधानिक भी है, ठीक है। अब इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है, ठीक है। तो संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं है गाइस, ये तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं और बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है, तो गाइस विरोध का अधिकार नहीं है, आप विरोध नहीं कर सकते। अच्छा देखिए हमारे पास 6 थे, 6 कौन कौन से थे, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर गाइज उसके बाद है आपका चौथा क्या था, धर्म का अधिकार, फिर 5वां था आपका अल्पसंख्यकों के लिए जो था, और यहाँ संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो गाइज कौन सा नहीं था, विरोध का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है, चलिए आप इसे पढ़ लीजिएगा, हालांकि कुछ नहीं इसमें। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है, तो गाइज समानता का करता है, स्वतंत्रता का करता है, और धर्म पालन करने का। तो यहाँ पे लिखा है समान आवास का अधिकार जो है प्रदान नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि हमें सारे पता है गाइस। पहला समता 14 से 18 के लिए है, और आपका जो है आपका धर्म का अधिकार जो है आपका 25 से 28 के लिए है, और जो स्वतंत्रता का है 19 से 22 के लिए है, आवास का नहीं है गाइस। चलिए आगे लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है, देश में किसी भी भाग में बसने का अधिकार है आपको, लिंग समानता का अधिकार, चलिए यहाँ पे देखते हैं गाइस और क्या क्या है। तो इसमें सूचना का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। लिंग समानता का है लेकिन सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है आपको, ठीक है। अब लिखा है सूचना का अधिकार जो है मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रत्यक्षता नहीं दिया गया, ठीक है। ये क्या है, एक विधिक अधिकार है, ठीक है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया। मतलब ये अभी कुछ नया नया है, 2005 में ये आया गया। फिर लिखा है सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में समाहित माना है। देखिए बाद में क्या हुआ था कि जो आपका है ना मौलिक अधिकार है 19 वाला, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कहा गया, जो आपका ये इसमें था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कि वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो गाइस इसमें ना सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो आपका सूचना का अधिकार है वो इसी में निहित मान लो, अतः इसे जो है मूल अधिकार माना जाता है, यद्यपि इसका संविधान में जो है लिखित रूप में उल्लेख नहीं दिया गया। तो गाइस देखिए बाकी का तो दिया गया है, इसका नहीं दिया गया, इसलिए इसने प्रश्न में इसका उत्तर
मतलब जो प्रश्न का उत्तर है इसको मान लिया, बिकॉज संविधान में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भैया ये हम उसमें निहित मानते हैं, मतलब 19(1) का में मानते हैं, लेकिन ऐसा संविधान में लिखा नहीं है, ये आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चलिए, तो कहीं ना कहीं हम सुप्रीम कोर्ट की बात मान लेते हैं, लेकिन जो आंसर है, आंसर में यही एक थोड़ा सा अलग है, तो हमने आंसर बता दिया। लिखा है किसी को जो है राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें क्या वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। बिल्कुल गाइस, ये है आपका जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में है, इसका जो है उल्लंघन हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, एक जो होता है ना फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि मूल कर्तव्य में ये है कि आप अपने राष्ट्रगीत का सम्मान कीजिए, ठीक है। बाकी तो ये आपका कोई वो नहीं है, इसके लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। लिखा है कि इससे क्या है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा। तो गाइस, अभी धर्म कहाँ से आ गया राष्ट्रगीत में? तो वैसे इसका तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं। फिर लिखा है राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। हाँ वैसे नहीं है कोई। तो इसमें लिखा है, देखिए सारे ही सही, 1 2 3 यानी कि सारे सही है। पता नहीं धर्म का कैसे उल्लंघन हो सकता है गैस। इसमें क्या लिखा है, यहाँ आपको लिखा है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने से गैस धर्म कहाँ से जुड़ गया, आई डोंट नो। चलिए, इसमें लिखा है बुजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता यदि उसका धार्मिक विश्वास ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। गाइस, राष्ट्रगीत और धर्म कहाँ से मिल रहा है कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही बात यहाँ पर। ठीक है, होगा आंसर सही है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए गाइस। लिखा है राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करना वाक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। ये तो मैं मान सकती हूँ कि गाइस ये आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उल्लंघन हो सकता है, लेकिन धर्म कहाँ से, ये नहीं पता। न्यायालय ने निर्णय दिया है कि ऐसा कानून नहीं है जिसके अधीन उन्हें जो है राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य किया जा सके, ठीक है। लेकिन आपका फंडामेंटल ड्यूटी कहता है कि भैया राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान का अपमान मत करिएगा, ठीक है। अब लिखा है उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त हैं, लेकिन जो गैर भारतीय नागरिक हैं उनको नहीं मिला हुआ है। तो गाइस, जैसे भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीयों को है, अब ये नहीं है कि अब विदेशी भी आके भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए रैली निकालने लगे। तो गाइस, ये भारतीयों को है लेकिन विदेशियों को नहीं है, ठीक है। भारतीयों को है लेकिन जो आपके विदेशी हैं उनको नहीं है, ठीक है। अब लिखा है कानून के समक्ष समता, तो गाइस ये तो सभी को होगा, ठीक है। तो पहला तो नहीं है, यानी कि ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। दूसरा गाइस, आपके इंडियंस को भी होगा और विदेशियों के, क्योंकि कानून तो देखिए अब ऐसा नहीं है कि विदेशी है तो भैया इसको जेल में डाल दो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता गाइस। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो भारतीय चाहे वो विदेशी। अल्पसंख्यकों के अधिकार तो गाइस ये तो इंडियंस को ही मिल सकते हैं, विदेशियों को क्यों देंगे हम अभी अपने देश में। अब अल्पसंख्यकों को हम क्यों देने लगे अभी अधिकार, ठीक है। हाँ, उनकी इज्जत करिए, उनके ऊपर कोई ऐसा गलत कुछ मत करिए, लेकिन हाँ उनको अब अधिकार देने की बात आ रही तो मुझे नहीं लगता कि दिया जाएगा। इंडियंस को दिया जाएगा, बस विदेशियों को नहीं दिया जाएगा। अभी तक में ये दोनों को दे दिया गया, ठीक है। जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण, बिल्कुल सही है गाइस, ये दोनों को मिल सकता है। बिकॉज हम किसी का भी जीवन तो नहीं ले सकते ना, चाहे वो भारतीय, चलिए भारतीय का आपने कहा कि नहीं ले सकते, क्या हम विदेशी का ले सकते हैं? क्या मार डालेंगे उसको? नहीं मारेंगे ना। तो सेकंड और फोर्थ हो सकता है गाइस इसका आंसर। आइए देखिए इसका आंसर है, अच्छा इसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो ये दोनों को दिया गया है। तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, गैर नागरिकों को नहीं दिया गया। तो गाइस ये नहीं दिया गया, ये नहीं दिया गया। 1 और 3 आंसर है इसका, 1 और 3 आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, चलिए इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। लिखा है भाग 3 मौलिक अधिकारों के लिए, 19 भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, और 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण। ये दोनों जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया गया है। अब विदेशियों को देख लेते हैं गाइस। 14 कानून के समक्ष समता, दोनों को दिया गया है। जीवन का और स्वतंत्रता का संरक्षण, भारतीय और विदेशियों दोनों को दिया गया है। तो वही है हमारा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है? तो विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून सबके लिए एक हो, तुम चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता गाइस, ये हो सकता है आंसर। प्राणदेहिक स्वतंत्रता, ना आप भारतीय को गोली मार सकते हैं, ना आप क्या कर सकते हैं किसी विदेशी को। शोषण के विरुद्ध आप ना भारतीय का शोषण करिए ना विदेशी का शोषण करिए। लेकिन हाँ ये नहीं है कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में एक विदेशी आके भारत में आके कुछ भी बोलने लगे, ठीक है, बोलने या करने लगे। तो गाइस बी आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, बड़ा अच्छा है यहाँ पे देखिए। तो इसमें लिखा है दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। भारतीय और
विदेशी दोनों को है। तो आर्टिकल 14 दोनों को है, विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 20 अपराध के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये जीवन का अधिकार, और फिर शिक्षा का अधिकार भी दोनों को है। फिर 23 और 24 यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार भी दोनों को है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म आप अपने मन से मानिए, ये नहीं कि भारत में आ गए तो हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म को ही मानने लगो और कुछ नहीं। अब गई 19th में क्या लिखा है, 19th जो है इसमें लिखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि 90 विदेशी नागरिकों को नहीं है। चलिए थोड़ा सा दिमाग आप ऐसे ही लगाएंगे ना दोस्तों तो आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। देखिए आप सोचेंगे यार भारतीय आके यहाँ पे क्यों रैली विदेशी आके यहाँ पे क्यों रैली निकालने लगेंगे, नहीं निकाल सकते ना। अब लिखा भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार जो है सभी व्यक्तियों के लिए है, तो विधि के समक्ष संरक्षण ये सभी को है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, तो गैस अब आप ये नहीं है, अभिव्यक्ति नहीं है, संस्कृति शैक्षणिक अधिकार ये सारे नहीं है, लेकिन हाँ विधि के समक्ष संरक्षण है, तो दोनों को है, मतलब भारतीय को भी है बाहर वाले को भी है। तो गैस इसमें लिखा है भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 14 मतलब विधि के समक्ष संरक्षण का अधिकार नागरिकों के सहित व्यक्तियों को, सभी व्यक्तियों को है, मतलब विदेशियों को भी। ठीक है, बाकी चलते हैं आगे। लिखा निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा जो है अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, मतलब सिर्फ भारतीय को है लेकिन विदेशियों को नहीं है। तो विधि के समक्ष समता है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश में स्वतंत्र भ्रमण का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। तो गैस देखिए देश में जो अंग्रेज आते हैं ना वो भी कहीं पे भी जैसे भ्रमण कर सकते हैं। तो इसमें कहा है कि कौन उपलब्ध नहीं है, 2, 3, 4 कैसे क्या कहा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। इसमें लिखा है अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। तो देखिए भेदभाव के विरुद्ध तो बिल्कुल नहीं है, देश में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता। देखिए चुनाव नहीं लड़ सकते, विदेशी आके भारत में तो नहीं आएंगे, खड़े हो जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए। भेदभाव के विरुद्ध नहीं है, अभी हमने पढ़ा था। फिर देश में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, देश भ्रमण नहीं कर सकते। चलिए इस पे देखते हैं व्याख्या एक बार, ठीक है, यहाँ मैं कंफ्यूज हूँ। तो इसने लिखा है कि 14 में जो है मौलिक अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को है, और बाकी जो 3 है वो नहीं है। तो गैस अब मुझे थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा डाउट है। अब देश भर में जो है स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, ठीक है, तो अब ये कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे विदेशी नहीं जा सकते, जहाँ उन्हें रोका जाएगा अलग से, आई डोंट नो। चलिए इसका आंसर गैस मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज, आई एम सॉरी, इसका आंसर मैं नहीं दे पा रही, लेकिन हाँ ठीक है चलिए इसने आंसर कहा है तो ये हो सकता है, लेकिन मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, बस ये है, मैं भी डट लूंगी और क्या। लिखा है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो गैस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम जानते हैं नहीं है, देश में किसी भी भाग में अभी घूमने बसने का अधिकार नहीं है, अभी जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, मतलब किसी भी भाग में गैस एक समय ऐसा था ना जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, तो वहाँ पे तो है, वहाँ पे आप कह सकते हैं थोड़ा सा, या कोई ऐसे पता नहीं गाइस कहाँ पे नहीं है। लिखा है संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, देखिए विदेशियों को नहीं है, ठीक है, और लिखा है संवैधानिक निराकरण का अधिकार, देखिए ये आपका जो है विदेशियों को है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचार, यानी कि आर्टिकल, मतलब कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप क्या है जो है आपका गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के संदर्भ में उपलब्ध है, यानी कि आप जो है आप न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक जो है दावा नहीं कर सकते, किस चीज़ का नहीं, व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे इंडियन है चाहे वो विदेशी। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार है, आप उन्हें क्या है, उनको जीवन से उनका जीवन विवन नहीं ले सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता, आप अपने धर्म को मानिए, यानी कि भारत आके आप हिंदू मुस्लिम बन जाइए, मतलब हिंदू धर्म मुस्लिम से ये जो भी है जितने भी है उसको मानने लोग, ऐसा कुछ नहीं है। तो वैसे बस इसमें ये आप काम नहीं कर सकते, बाकी जो है अगर आप विदेशी हैं तो और बाकी सब आपको मिलेगा अधिकार, ठीक है। तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, अब आप कहेंगे यार व्यापार तो करते हैं अंग्रेज आके, ठीक है गाइस नहीं करते, ठीक है, और इसके लिए बहुत तगड़ी परमिशन लेनी पड़ती है। नहीं एफडीआई एफआईआई में निवेश करा जाता है, लेकिन अलग से आप बिना परमिशन के कुछ नहीं कर सकते। इसमें लिखा है भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि जो हमारा है 19(1)(6) में जो आता है का दावा नहीं कर सकता। तो 19(1) का में क्या आता है गाइस, का में आता है कि लाइक विधि के समक्ष समता, खा में क्या आता है, नहीं सॉरी यहाँ पे है आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है, राइट,
का में आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, खा में आता है आप शांतिपूर्ण सम्मेलन करिए, गा में आता है संगठन बना सकते हैं, घा में आता है गाइस क्या कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते थे घा में, हाँ भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, घा के बाद आता है अड़ा। तो अड़ा में क्या आता है गाइस, अड़ा में ये आता है कि घूम फिर के अगर आपको मन करे कहीं बसने का तो आप बस सकते हैं। फिर चा हटा दिया क्योंकि वो संपत्ति से रिलेटेड था, और उसके बाद झा जाता है, झा में कहा कि भैया व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, यानी कि व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन ये विदेशियों को नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ज्ञात है कि 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे क्वेश्चन की हालत देख रहे हैं कितना बड़ा है। आईएएस का क्वेश्चन है, छोटा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन किन विशेष लाभों का हकदार होता है। मतलब किसी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया तो उसको क्या क्या लाभ मिल रहे हैं, ये बोला है इसने क्वेश्चन में इतने बड़े। लिखा है संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन कर सकता है, बिल्कुल सही है, कर सकता है गाइस। अल्पसंख्यक वर्ग अपने लिए इतना काम कर सकता है। लिखा है भारत के राष्ट्रपति स्वयं मेव इस समुदाय या संप्रदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देता है। चलिए इसको अभी रहने देते हैं, ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। फिर लिखा है ये संप्रदाय या समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वाह नई बात। दूसरा और तीसरा बिल्कुल एकदम नया है गाइस। इसमें देखिए लिखा है केवल 1 और 3। चलिए आइए देखते हैं आंसर क्या है। तो इसमें लिखा है कि आर्टिकल 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और जो है प्रशासन का अधिकार है, तो पहला वाला सही है, ठीक है। तो हमारे सही कौन कौन से, पहला और तीसरा सही है, दूसरा नहीं सही है, ठीक है। तो पहला वाला ये था, ये हो गया बिल्कुल सही। लिखा है 2006 में केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का देखिए गाइस ये कार्यक्रम आया था, ठीक है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, चलो नहीं याद है तो नहीं याद है। चलिए 15 सूत्री कार्यक्रम है, प्रारंभ किया गया था किसके लिए, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। तो भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान होने पर उपयुक्त 2 लाभ जो है प्राप्त होते हैं, ठीक है। एक ये वाला हो गया 3rd नंबर पे लिखा था, और ये वाला हो गया आपका जो 1st नंबर पे लिखा था। अब इसने कहा परंतु लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत मनोनयन केवल एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों का मतलब 2 सदस्यों का किया जा सकता है, ठीक है गाइस। अब देखिए बात यहाँ पे कहानी क्या है कि देखिए अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो है आपके संविधान में प्रावधान है कि जो है लोकसभा में आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ ये गई है कि मनोनयन कर रहा है राष्ट्रपति, तो मनोनयन करता है राष्ट्रपति, बिल्कुल करता है, लेकिन अल्पसंख्यक SC ST का नहीं करता है। और SC ST को आरक्षण जरूर मिला है, लेकिन SC ST का जो है मनोनयन जो है राष्ट्रपति नहीं करता है गाइस, ठीक है। आपको बिल्कुल संरक्षण आरक्षण मिला हुआ है, आप अपने सीट्स पे लड़िए, चुन के आइए, बिल्कुल आइए, ठीक है, लोकसभा में, लेकिन राष्ट्रपति आपको नहीं लेगा। हाँ ये था गाइस अभी तक प्रावधान कि 2 एंग्लो इंडियंस को ले सकता था राष्ट्रपति, मतलब अगर उनका जो प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति क्या करता कि 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन कर देता। लेकिन अब क्या हुआ है, कहानी 2019 में ऐसी हुई है कि 104वां संविधान संशोधन आता है 2019 में, और इस प्रावधान को खत्म कर दिया जाता है। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया गया था गाइस, कब किया गया था, 1976 में किया गया था। चलिए आइए देखें क्या है कहानी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जोखिम भरे उद्योगों, देखिए बंधुआ मजदूरी क्या होती है कि आपसे काम तो करवाया जाएगा, बट क्या है कि पगार बहुत कम दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, जबरदस्ती आपको काम करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। लिखा है जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग जो है सर्वत्र निषिद्ध है, मतलब बाल श्रम को ऐसे उद्योगों में काम नहीं करवाया जा सकता। भारतीय संविधान के आर्टिकल 24 द्वारा इसे निषिद्ध किया गया। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण बाल श्रम से निषिद्ध किया। तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी इसे निषिद्ध किया गया है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है पूर्ति कीजिए, ओके। तो लिखा है बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के, ओके।
तो गाइस में लिखा है विश्वास, अधिकार, नैतिकता और क्या है कार्य। तो इसने कहा अधिकार, आंसर है अधिकार। अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई। मतलब आपको अधिकार भी दिए जाएंगे तो आपसे ये भी कहा जाएगा कि आपके कुछ कर्तव्य भी हैं गाइस। खाली ये नहीं आपको अधिकार दे दिए जाएंगे और कुछ भी करते रहो। ठीक है, तो अधिकार तो आपको दिए जा रहे हैं लेकिन आपका भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए, ये बोला इसने। तो जैसे गाइस अभी एक अधिकार की हमने बात करी थी कि राष्ट्रगान मत गाइए, आपका अधिकार है। आपकी मतलब धार्मिक अधिकार का उल्लंघन होगा अगर आपको बाध्य किया जाए तो गाइस मत गाइए राष्ट्रगान। लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि उसका सम्मान करिए। ठीक है, यानी अधिकार हमने दिया है, नहीं गाना मत गाइए कोई बात नहीं, लेकिन आपका कर्तव्य भी है कि उसका अपमान भी मत करिए। लिखा है अर्नेस्ट बार्कर का कथन है कि अधिकार बिना कर्तव्य उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई। दोनों एक साथ मिलकर चलते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्य के बीच सही संबंध है? आइए दिमाग कम लगाते हैं, बात करते हैं। अधिकार कर्तव्यों के साथ जो है सह संबंधित है। ठीक है, आइए देखें। भारत के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्य एक ही वस्तु के दो क्या है चरण है, एक ही सिक्के के दो पहलू। मानव व्यक्ति के विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, विकास के लिए अधिकार जरूरी है। अगर अधिकार ही नहीं होगा ऐसा आप अपना विकास नहीं कर सकते, तो आपका विकास नहीं तो देश का विकास नहीं। तो ये किसी व्यक्ति की स्वतंत्र कार्य करने हेतु पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध कराता है और इस तरह क्या है आत्म विकास का आधार निर्मित करता है। यद्यपि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार की विशेष महत्ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब आगे, लेकिन कर्तव्यों की अनुपस्थिति में ये क्या हो जाएंगे, अर्थहीन हो जाएंगे। एक व्यक्ति के पास इसने का अधिकार है तो उसे अच्छे कार्य में अपना योगदान देना चाहिए। ठीक है, अधिकार है तो मतलब ये नहीं आप कुछ भी करने लगे। ठीक है, अच्छे काम में योगदान दीजिए। व्यक्ति को असामाजिक कार्यों को करने का अधिकार नहीं है। उल्टे सीधे काम मत करिए। व्यक्ति के अधिकार समाज पर उसके दावे को प्रदर्शित करते हैं, जबकि कर्तव्यों से व्यक्ति पर समाज के दावे का संकेत मिलता है। भारत के संदर्भ में अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ओके, आइए गाइस सीधा आंसर ही देख लेते हैं। लिखा है अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे। मतलब जो राज्य है ना गाइस, आपके खिलाफ कुछ भी आलतू फालतू एक्शन नहीं ले सकता। उसके मतलब राज्य के जो विरुद्ध आपके क्या है दावे हैं, नागरिकों के दावे क्या है, ये अधिकार आपको राज्य से बचाने का काम करता है। उनके मनमानित जो कुछ भी निर्णय से बचाने का काम करता है। जैसे राज्य हो गया गाइस, अगर मान लीजिए आपका क्या तानाशाह है या क्या होता है वो क्या बोलते हैं मतलब जो सपोज कि एक राजा है वो अपने मन से कुछ भी कर सकता है, आपके पास अधिकार ही नहीं है। तो अब यहाँ राजा की जगह हम राज्य मान लेते हैं। तो राज्य अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है बिकॉज आपके पास क्या है अधिकार है गाइस। ठीक है, तो इसमें लिखा है अधिकार मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास की अनिवार्य अपेक्षाएं हैं। इसके अभाव में मानव का बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक और लौकिक उत्थान बाधित हो जाएगा। मानव जीवन पशुवत हो जाएगा। जैसे कि पशु के पास कई अधिकार ही नहीं होते, आप उसे रस्सी में बांध के रखे रहिए, आप चिड़िया को पिंजरे में बंद करके रखिए, भालू को जहाँ पे भी। ठीक है, तो उसके पास कोई अधिकार नहीं है। तो आपका जीवन भी वैसा कुछ हो सकता है। अधिकार राज्य शक्ति पर सीमाएं हैं, मतलब इससे राज्य की जो शक्ति है उसको लिमिट करता है वो। ठीक है, लिमिटेशन देता है, सीमाएं हैं। ये राज्य कार्यवाही यानी स्टेट एक्शन के विरुद्ध प्रत्याभूति यानी कि गारंटी है। ठीक है, अधिकार नहीं तो गारंटी नहीं, राज्य आपके संग कुछ भी कर सकता है। अतः अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। आगे बढ़ते हैं। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई कहाँ से हुई? ग्रेट ब्रिटेन से। सेवा के अधिकार की जो अवधारणा कहाँ का क्वेश्चन है? उत्तराखंड पीसीएस 2016, एकदम कहानी अलग है इसकी। तो सेवा का अधिकार की अवधारणा 1951 में ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम से प्रारंभ। इसका तात्पर्य उस अधिकार से है जिसके तहत राजा एक निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है, और इसे क्या लिखा है? सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है। तो भारत में केंद्रीय स्तर पर ऐसे कानून बनाने का प्रयास द राइट ऑफ सिटीजन फॉर टाइम्स बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ओ माय गॉड, सर्विस एंड क्या है रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवांसेज बिल 2011 के माध्यम से किया गया, किंतु
वह पारित नहीं हो सका। हालांकि मध्य प्रदेश सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला देश का जो है पहला राज्य बना, और इसने क्या यह कानून 25 सितंबर 2010 को लागू किया। तो दूसरा स्थान बिहार। ये कानून कब लागू होता है? 15 अगस्त 2011 को होता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए हमारा सारा खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। UPPCS विद चौहान एंड फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम गाइस मेरे चैनल का नाम है। और आज है छठ पूजा। तो गाइस आज तो कोई पढ़ नहीं रहा होगा, आज तो सब क्या कर रहे होंगे गाइस, अब पूजा पाठ में लगे होंगे। फिलहाल अब इस वक्त तो सब फ्री हो गए होंगे। फिलहाल आज और कल तो कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे मे बी यूपी और बिहार के ज़्यादा होंगे गाइस, और यहाँ पे तो यही सब चल रहा है आजकल। तो मेरे घर पे भी कुछ ऐसा ही हाल है। चलिए गाइस फिर हम क्या करते हैं, अब वीडियो को करते हैं एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चलिए गाइस बाय।